हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट अमेंडमेंट सीरीज फॉर द पेपर कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। बड़ी सारी अमेंडमेंट आई है, बड़े सारे चैप्टर्स के अंदर अमेंडमेंट आई है, और वो सारी की सारी अमेंडमेंट डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा मैं आपको। और सारी की सारी अमेंडमेंट आपके लिए हम लेकर आएंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो मैं अमेंडमेंट लेकर आऊंगा दैट वुड बी फॉर द आईसीडीआर रेगुलेशन। बहुत ही जबरदस्त अमेंडमेंट आई है और बहुत जबरदस्त स्कोप है एनालिसिस करने का। फुल डिटेल एनालिसिस आपको करके दिखाएंगे एंड आई एम टेलिंग यू, जो एनालिसिस हम आपको करके बताएंगे वो आपको एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी इन एंटायर इंडिया। दैट्स माय प्रॉमिस। तो सर ये सारी की सारी अमेंडमेंट आप जरूर देखिएगा, और आई एम टेलिंग यू कि ये जो अमेंडमेंट आप देखेंगे आपके जून 2021 अटेम्प्ट के लिए बहुत 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 रेलिवेंट है। तो प्लीज़ ये सारी की सारी अमेंडमेंट ध्यान से देखिएगा। एक एक वर्ड मैंने लिखवा दिया है, सारे नोट्स मैंने बनवा दिए हैं। उन नोट्स को ध्यान से देखिएगा, उन नोट्स को अच्छे से लिखिएगा, और आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके इस अटेम्प्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अमेंडमेंट इन आईसीडीआर रेगुलेशंस। चलिए बच्चों, जो आईसीडीआर रेगुलेशंस के अंदर अमेंडमेंट आई है वो बेसिकली राइट इशू के कॉन्सेप्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं, और वो सारी की सारी जो अमेंडमेंट है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इन सारी अमेंडमेंट के सिंप्लीफाइड नोट्स मैंने बना दिए हैं, आप इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। और बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या अमेंडमेंट आईसीडीआर में आई है। तो पहली चीज़ तो ये नोट कर लो, बेसिकली जो अमेंडमेंट है वो राइट इशू के कॉन्सेप्ट में। और पहली अमेंडमेंट लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली अमेंडमेंट आई है राइट इशू के अंदर, और कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपको पता हो कि कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का राइट इशू लेकर आएगी तो उस कंपनी के ऊपर आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये 10 करोड़ की लिमिट अब कितनी हो गई है, 50 करोड़ की हो गई है। तो दैट इज अ फर्स्ट अमेंडमेंट, द लिमिट ऑफ 10 करोड़ हैज बीन इंक्रीज टू 50 करोड़। और आप मुझे बताओ, पहले लिस्टेड कंपनी के ऊपर आईसीडीआर कब लगता था, 10 करोड़ के ऊपर, अब कब लगेगा, 50 करोड़ के ऊपर। क्या ये अपने आप में रिलैक्सेशन है या नहीं? अब अगर कंपनी मान लो 45 करोड़ का भी राइट इशू लेकर आ रही है तो उसके ऊपर आईसीडीआर रेगुलेशन तो एप्लीकेबल हो गई नहीं। तो क्या अपने आप में ही रिलैक्सेशन है या नहीं है? और मैं लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। अमेंडमेंट नंबर 1 के ऊपर अब एनालिसिस कर रहे हैं, क्या है कैसे है, अब देखते हैं। तो पहले क्या था, ध्यान से सुनिएगा। लिस्टेड एंटिटी, ध्यान से, लिस्टेड कंपनी अगर क्या लेकर आ रही है बच्चों, राइट इशू लेकर आ रही है, राइट इशू लेकर आ रही है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, राइट इशू लेकर आ रही है, कितने रुपए का लेकर आ रही है, जल्दी बोलो। 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का, ये पहले था। अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी राइट इशू लेकर आ रही है अब कितने रुपए का, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, तो आपके ऊपर आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपके ऊपर आईसीडीआर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या अमेंडमेंट नंबर 1 समझ में आ गई? अब ये मेन मैंने पॉइंट बता दिया कि अमेंडमेंट क्या है। 10 करोड़ की लिमिट 50 करोड़ की हो गई है, इज दैट ओके विद यू? लेकिन एज पर द लॉ कहाँ का अमेंडमेंट है वो सुन लीजिएगा। एक अमेंडमेंट है रेगुलेशन 3 के अंदर, और एक अमेंडमेंट है रेगुलेशन 60 के अंदर। रेगुलेशन 3 क्या बोलती है, व्हेन आईसीडीआर एप्लीकेबल, व्हेन आईसीडीआर एप्लीकेबल, व्हेन आईसीडीआर एप्लीकेबल। तो सर रेगुलेशन 3 में क्या लिखा है, आईसीडीआर रेगुलेशन कब एप्लीकेबल होगा? तो आपने देखा होगा आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी जब पब्लिक इशू लाएगी कंपनी, ठीक है जी। जब कंपनी बोनस इशू लेकर आएगी, जब कंपनी राइट इशू लेकर आएगी, और राइट इशू कितने का लेकर आएगी, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का। तो सर यहाँ पे एक अमेंडमेंट आई है, और ये 10 करोड़ की लिमिट कितनी हो गई है, 50 करोड़ की हो गई है। तो रेगुलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा और भी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन दैट इज अ फर्स्ट अमेंडमेंट। तो करेक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो पहली कौन सी रेगुलेशन में अमेंडमेंट है, रेगुलेशन 3 में। और आईसीडीआर कब एप्लीकेबल होगा, पहले लो में लिखा था बोनस इशू, पब्लिक इशू और राइट इशू 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर अमाउंट है तो। लेकिन अब राइट इशू 10 करोड़ के ऊपर अगर नहीं है, अगर राइट इशू लिस्टेड एंटिटी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का लेकर आ रही है तब आपके ऊपर आईसीडीआर लगेगा, अदरवाइज आपके ऊपर आईसीडीआर एप्लीकेबल नहीं होगा। सर इज दैट ओके? रेगुलेशन 60, इसमें क्या लिखा था, अब छोटी सी रेगुलेशन है, इसमें ये लिखा था, एनी लिस्टेड कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, एनी लिस्टेड कंपनी अगर राइट इशू लेकर आ रही है, अगर राइट इशू लेकर आ रही है इक्वल टू मोर देन 10 करोड़ का। अब ये 10 करोड़ की लिमिट कितनी हो गई, दोबारा बोलो, 50 करोड़। देन कंपनी shall comply, then company shall comply all the provisions of ICDR regulations 2018 for the right issue।
तो राइट इशू के लिए मैंने आपको राइट इशू के बड़े सारे प्रोविजन, बड़े सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो रेगुलेशन 60 ये बोलता है कि अगर अब कंपनी 10 करोड़ नहीं, अगर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का राइट इशू लेकर आएगी तो आपको ICDR के सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे रूल और रेगुलेशंस, प्रोविजंस आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 60 में अमेंडमेंट है, एंड आई वुड से रेगुलेशन 3 ये बोलता है, रेगुलेशन 3 तो सिर्फ ये बोलता है कि ICDR कब लगेगा, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा पे लगेगा, और रेगुलेशन 60 उसको एक्सटेंड कर रही है। रेगुलेशन 60 बस ये बोलती है ICDR अगर एक लिस्टेड एंटिटी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का राइट इशू लेकर आएगी तो उसको सारे के सारे राइट इशू के जितने भी ICDR के लीगल प्रोविजन है वो सारे कंप्लाई करने पड़ेंगे सर। तो I would say regulation 3 shall be read with regulation number 60। और all in all क्रक्स क्या है, एक बार दोबारा बोल दो, क्रक्स क्या है? रेगुलेशन अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी अगर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर राइट इशू लेकर आ रही है तब उसके ऊपर ICDR एप्लीकेबल होंगे, तब उसको सारे के सारे प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज फॉलो करने की जरूरत नहीं है सर। क्या क्रक्स समझ में आ गया? इज दैट ओके विद यू? अब ध्यान से सुन लीजिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, द प्रोविजन इज नॉट ओवर। ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजन क्या थे, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई लिस्टेड एंटिटी, अगर कोई लिस्टेड कंपनी, प्रोविजन खत्म नहीं हुए, अगर कोई लिस्टेड कंपनी, पहले क्या था 10 करोड़, अब कितना है 50 करोड़, चलो ठीक है। अब अगर कोई लिस्टेड कंपनी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का राइट इशू लेकर आएगी तो रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 60 को कंबाइन करके हम बोलेंगे कि आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, आपको ICDR रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। इज दैट ओके? लेकिन ICDR रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ICDR रेगुलेशन में क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा आपको, दैट इज अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, केस 1 केस 2, अब जो बता रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट और ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आप बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। अब कोई भी लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनी अगर राइट इशू लेकर आ रही है, केस 1 इक्वल टू मोर देन 50 करोड़, हाँ जी, तो क्या उसके ऊपर ICDR लगेगा? आंसर इज यस। ICDR लगेगा, आंसर इज यस। रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग ICDR लगेगा, यस। अब क्या उसे रेगुलेशन 60 के अकॉर्डिंग सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे? यस। और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे? अब कंपनी SEBI को, बच्चों SEBI को फाइल करेगी लेटर ऑफ ऑफर। क्या फाइल करेगी? लेटर ऑफ ऑफर। क्या फाइल करेगी, जल्दी बोलो, लेटर ऑफ ऑफर। तो कंपनी लेटर ऑफ ऑफर SEBI को फाइल करेगी, इज दैट ओके? और क्यों फाइल करेगी? फॉर SEBI ऑब्जर्वेशन, फॉर SEBI ऑब्जर्वेशन। और SEBI उसके ऊपर अपने कमेंट्स देगा, SEBI उसके ऊपर अपने कमेंट्स देगा कि आपने लेटर ऑफ ऑफर में सही लिखा है, गलत लिखा है, व्हाटएवर। तो दैट इज द केस नंबर 1। इज दैट ओके विद यू? अच्छा, अब केस 2 मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अब एक कंपनी 40 करोड़ रुपए का अगर राइट इशू लेकर आ रही है, तो मेरा सवाल ये है, क्या अब उस लिस्टेड कंपनी को, जो 40 करोड़ का राइट इशू लेकर आ रही है, क्या उसे बच्चों SEBI को लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा? लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा, हाँ जी, दैट इज माई क्वेश्चन। क्या लेटर ऑफ ऑफर अब फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस और नो, लिखिएगा, आंसर इज यस, स्टिल यस, द आंसर इज स्टिल यस। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, बट अब आपको लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस ओनली, फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस ओनली। अब डिफरेंस क्या हुआ, ध्यान से सुन लीजिएगा सर। लॉ के अंदर अमेंडमेंट आई है, क्या रीज़न है और क्या एनालिसिस है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनिए, 2 केस हैं। अब 10 करोड़ की लिमिट तो समझा दी, अब नया प्रोविज़न क्या है। अब कंपनी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का राइट इशू लेकर आ रही है, तो सर उस कंपनी को लेटर ऑफ ऑफर SEBI को फाइल करना पड़ेगा, और SEBI उसके अंदर अपने कमेंट्स दे सकता है, ऑब्जर्वेशन बताएगा कि हमें सही लगा, गलत लगा, अपने कमेंट्स देगा, और फिर कंपनी को वो कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड फिर एक नया लेटर ऑफ ऑफर बनेगा। तो SEBI अपने कमेंट्स दे सकता है, और SEBI के कमेंट्स को चेंज करने में इट टेक टाइम, मतलब कई बार तो महीने भी लग जाते हैं। तो दैट इज अ पॉइंट। लेकिन अब अगर कंपनी 40 करोड़ रुपए का राइट इशू लेकर आ रही है, तो इन दैट वेरी केस क्या लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस, लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अब SEBI के पास कमेंट्स देने की पावर नहीं है, यहाँ पे कमेंट्स देने की पावर नहीं है, एंड दैट इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेटिव पर्पस, तो आई वुड से अब मुझे एक चीज़ बताइए जल्दी से, अगर हम इसके अंदर जाएं इन द अमेंडमेंट नंबर 1, अब लोग आपको क्या बताएंगे इसके अंदर, ध्यान से सुन लीजिए कि 50 करोड़ का पब्लिक इशू, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट पीपल विल से यू,
लोग क्या बोलेंगे, अगर 50 करोड़ का राइट इशू आ रहा है तो कंपनी लेटर ऑफ ऑफर सेबी को फाइल करेगी और सेबी कमेंट देगा, और अगर कंपनी 50 करोड़ से कम का राइट इशू लेकर आ रही है तो लेटर ऑफ ऑफर सेबी को फाइल नहीं होगा। इन दैट वेरी केस मैं बोलूँगा ये गलत है। अब अगर कंपनी, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई सेड। मैंने ये बोला आज की डेट में अगर 2 केस बनेंगे सर, दोबारा सुन लीजिएगा। अगर बच्चों लिस्टेड कंपनी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का राइट इशू लेकर आ रही है, हाँ जी, केस 1, और अगर मान लो केस दैट इज द केस 1, दोबारा बोलो दैट इज केस 2, अगर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का राइट इशू लेकर आ रही है और इन दैट वेरी केस मान लीजिए यहाँ पे 40 करोड़ का राइट इशू लेकर आ रही है, तो यहाँ पर आई वुड से दैट यहाँ पर ICDR आपको फॉलो करना पड़ेगा और सारे के सारे रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल, सारी के सारी रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पर कंपनी सेबी को लेटर ऑफ ऑफर फाइल करेगी और सेबी आपको कमेंट्स भी देगा और आपको सेबी के कमेंट्स को चेंज करना भी पड़ेगा, मतलब सेबी के दिए गए कमेंट्स को अपने लेटर ऑफ ऑफर में चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन 40 करोड़, अगर 50 करोड़ से कम का लेटर ऑफ ऑफर ला रहे हो और राइट इशू लेकर आ रहे हो, तो इन दैट वेरी केस यहाँ पर आपको सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन कंप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, आपके ऊपर ICDR एप्लीकेबल नहीं हो रहा। लेकिन सर कंपनी सेबी को लेटर ऑफ ऑफर फाइल करेगी, आंसर इज यस सर, ये फाइल करेगी। और सेबी क्या यहाँ पे बच्चों कमेंट्स दे सकता है? यहाँ पे सेबी कमेंट्स नहीं दे सकता, ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता, दैट इज़ द पॉइंट। और यहाँ पे सेबी की जितनी भी वो रेगुलेशंस है वो भी एप्लीकेबल नहीं हो रही हैं, तो दैट इज़ द अमेंडमेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दैट इज़ गिवन इन द अमेंडमेंट नंबर 1। अगर आप देखेंगे दैट इज अमेंडमेंट नंबर 1, फाइलिंग लेटर ऑफ ऑफर टू द सेबी फॉर द राइट इशू। पहले क्या था, 10 करोड़ की लिमिट थी, अब लिमिट कितनी हो गई है? 50 करोड़ की। एंड दैट इज रेगुलेशन 60 में अमेंडमेंट आई है, रेगुलेशन 3 में अमेंडमेंट आई है। इज दैट ओके विद यू? समझ में आ गई बात? चलिए सर, अमेंडमेंट नंबर 1 के बाद ये अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर है। अमेंडमेंट नंबर 1 के बाद आगे बढ़ते हैं और पहले अमेंडमेंट नंबर 2 करते हैं, फिर ऊपर आते हैं। अमेंडमेंट नंबर 2 देखिए, एक क्वेश्चन था, अब ध्यान से सुनिएगा अगेन, अब बिग अमेंडमेंट, रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी टू मेक राइट इशू। एक क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी राइट इशू ला सकती है, कौन सी कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती। तो 3 कंडीशन हुआ करती थी, अमेंडमेंट नंबर 2 बता रहा हूँ, 3 कंडीशन हुआ करती थी कि कौन राइट इशू नहीं ला सकता। तो ये 3 तरीके की कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती थी। अब वो पहले ये सुन लीजिए, अमेंडमेंट बाद में बताऊंगा, पहले सुन लीजिएगा कि पॉइंट क्या है कि कौन सी कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती थी। तो लॉ मेकर बोलता था अगर ईश्वर कंपनी दैट इज एक्स लिमिटेड, उसका प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर, कितने लोग हो गए? 4। कौन कौन? ईश्वर कंपनी, प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर। अगर इन चारों में से किसी भी एक व्यक्ति को सेबी ने डीबार किया हुआ है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, तो सर किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये कंपनी एक्स लिमिटेड राइट इशू नहीं ला सकती। अच्छा, सेबी ने इन लोगों को क्यों डिबार कर दिया कि आप कैपिटल मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने कोई डिफॉल्ट किया होगा। तो लॉमेकर कहते हैं बिकॉज इन्होंने डिफॉल्ट किया होगा तो ये कंपनी दुष्ट कंपनी, और दुष्ट कंपनी को अलाउड नहीं होना चाहिए टू रेज फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक, टू रेज फाइनेंस इवन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो सर पहला पॉइंट याद कर लो जल्दी से, अगर एक कंपनी, तू या तेरा प्रमोटर ग्रुप या तेरा डायरेक्टर, इन चारों में से किसी भी एक व्यक्ति को अगर सेबी ने डीबार किया हुआ है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, तो इन दैट वेरी केस ये ईश्वर कंपनी क्या नहीं ला सकती? राइट इशू नहीं ला सकती। दैट इज पॉइंट ए। अमेंडमेंट अभी आएगी थोड़ी देर में, पहले ये समझना जो अमेंडमेंट नंबर 2, अमेंडमेंट नंबर 2 कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, कौन सी कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती? अब ये सुन लो भाई, ये ईश्वर कंपनी है, ये इसका प्रमोटर है, ये इसका डायरेक्टर है, और ये एक और अनदर कंपनी है, और ये अनदर कंपनी को सेबी ने डिबार किया हुआ है। इज दैट ओके? दोबारा, ये कंपनी एक्स लिमिटेड, इस एक्स लिमिटेड के प्रमोटर कौन है? ए और बी हैं। एक और अनदर कंपनी है दैट इज वाई लिमिटेड, अब मुझे बताओ यहां पर डीबार किसको किया हुआ है? सेबी ने किसको डीबार किया हुआ है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट? एक्स लिमिटेड को या वाई लिमिटेड को? वाई लिमिटेड को डीबार किया हुआ है। किसको डीबार किया हुआ है? वाई लिमिटेड को। एक्स की कोई गलती नहीं है भाई, डीबार किसको किया है? वाई लिमिटेड को। लेकिन दिक्कत यह है, एक्स लिमिटेड का जो प्रमोटर ए और बी है, वही प्रमोटर इस दुष्ट कंपनी के भी प्रमोटर और डायरेक्टर हैं। तो लॉमेकर कहता है भले ही वाई लिमिटेड डीबार है, लेकिन इस वाई लिमिटेड के प्रमोटर डायरेक्टर कौन है? ए और बी हैं, और यही ए और बी एक्स लिमिटेड के भी प्रमोटर डायरेक्टर हैं। तो लॉमेकर कहता है ये एक्स लिमिटेड भी क्या नहीं ला सकती? राइट इशू नहीं ला सकती।
मैंने पूछा सेबी से ऐसा क्यों कह रहे हो सेबी जी, तो सेबी ने बोला अनूप सर एक बात बताओ यार, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये जितने भी गलत काम करते हैं कंपनी तो कर नहीं सकती, कंपनी इज अ पीस ऑफ पेपर। तो वाई लिमिटेड को डिबार क्यों किया, क्योंकि वाई लिमिटेड ने गलत काम किया होगा कुछ ना कुछ। सेबी ने डिबार क्यों किया वाई लिमिटेड को, क्योंकि वाई लिमिटेड ने कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा, और कंपनी तो गलत काम कर ही नहीं सकती, तो वो गलत काम कौन करते हैं, उसके प्रमोटर डायरेक्टर। तो वाई लिमिटेड ने गलत काम किया या प्रमोटर डायरेक्टर ने गलत काम किया, प्रमोटर डायरेक्टर। और ये गलत लोग ये गलत लोग किसके प्रमोटर डायरेक्टर हैं, एक्स लिमिटेड के भी। तो ये एक्स लिमिटेड के अंदर भी दुष्ट लोग बैठे हैं, और दुष्ट लोगों के साथ और दुष्ट लोगों की संगति में जो सी कंपनी है उस कंपनी को भी हम राइट इशू अलाउड नहीं करेंगे। तो कौन से, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है आपको? तो एक कंपनी, कौन सी कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती सर, ये कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती। अमेंडमेंट अभी आएगी बेटा, ये ध्यान से सुन लो जो बता रहा हूं। रेगुलेशन 61 पढ़ रहे हैं और रेगुलेशन 61 में अमेंडमेंट आने वाली है, ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात। उसके बाद बच्चों आ जाओ थर्ड पॉइंट, कौन सी कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती? ईश्वर कंपनी, अगर तेरा प्रमोटर और तेरा डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इज दैट ओके विद यू? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है? एक बंदा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब होता है एक बंदा जिसने बैंकों से पैसा लिया, उसने बैंकों का पैसा वापस नहीं दिया, और वो बैंकों का पैसा नहीं दिया और वो पैसा लेकर भाग गया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर माने जाएंगे। जैसे अपने विजय माल्या साहब, तो विजय माल्या साहब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, बैंकों का पैसा लिया, पैसा वापस नहीं दिया और देश छोड़कर भाग गए, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब ध्यान से सुनना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कंपनी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी बेचारी भागेगी। हाँ, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, यानी कि प्रमोटर डायरेक्टर। तो लो मेकर कहता है हे कंपनी, अगर तेरे प्रमोटर और डायरेक्टर क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो हम तेरे को नहीं लाने देंगे क्या, राइट इशू। तो ये तीन कंडीशन है सर। अब क्वेश्चन क्या था कि कौन सी कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती, तो आई वुड से ये कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती। अब उसके बाद रेगुलेशन 61 पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन 60 की अमेंडमेंट बताइए। अब रेगुलेशन 61 के तीन कंडीशन, कौन सी कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती, ये कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है बच्चों, अब ध्यान से सुन लीजिएगा एक्सप्लेनेशन क्या है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा एक्सप्लेनेशन क्या है, रीड इट केयरफुली। एक्सप्लेनेशन, द रेस्ट्रिक्शन अंडर क्लोज ए और क्लोज बी। मुझे बताओ क्लोज ए और क्लोज बी क्या है, जो ऊपर आपने पढ़ा, दिस क्लोज एंड दिस क्लोज, ये क्लोज ए क्लोज बी जो अभी आपने पढ़ा। The restriction under clause A and clause B will not apply to the promoters or director who were debarred in the past, and period of debarment is over. And the period of debarment is over. So that is our explanation given over there. अब ध्यान से सुनिएगा, what is the reason, what is the point. Amendment अभी भी नहीं आई है, amendment बताऊंगा थोड़ी सी देर में, पहले ध्यान से सुनिएगा। अब देखो पॉइंट ए पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये समझाना है अब आपको। अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात है, सी तो मैंने बता दिया, मैं सी को रब कर देता हूं यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझाना जरूरी है। देखिए, the restriction under clause A and B will not apply to the promoters or director who were debarred in the past and period of debarment is over. अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, इसका प्रमोटर सेबी ने डीबार कर दिया कि आप सिक्योरिटी मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते, और आप डीबार रहेंगे, आप कैपिटल मार्केट से दूर रहेंगे पूरे एक साल के लिए, 2020 साल तक, मतलब 2020 के लिए आप डीबार हो। अब डीबार कितने साल के लिए हो? एक साल के लिए। अब आप मुझे बताओ 2020 बीत गया, तो क्या प्रमोटर का डीबारमेंट ओवर हो गया? यस। अब क्या ये कंपनी एक्स लिमिटेड 2021 में राइट इशू ला सकती है? जल्दी बोलो येस और नो, पीछे बोलो जल्दी। क्या अब ये कंपनी राइट इशू ला सकती है 2021 में? आंसर इज यस, दैट इज एक्सप्लेनेशन। The restriction under clause A and B will not apply to the promoters or the director who were debarred in the past and period of debarment is over. आप मुझे बताओ जल्दी से, अगर कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर को डिबार किया गया है पास्ट में और वो डिबारमेंट का पीरियड खत्म हो गया है, तो इन दैट वेरी केस क्या ये कंपनी अब राइट इशू ला सकती है? सर ला सकती है, ये एक्सप्लेनेशन का मतलब है। एक बात पूछूंगा आप लोगों से, अगर आपने जवाब दे दिया मैं मान जाऊंगा आपको। अब ध्यान से सुन लो, ये चल रही है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के अंदर तो मैं सारी चीजें बता ही दूंगा मैं आपको। अब मैं जो सवाल पूछूंगा एकदम से जवाब दे देना बिना मेरा आंसर सुने, तो मैं मान जाऊंगा हाँ दिमाग दिया है भगवान ने तुम्हें भी। सुनिए अब क्वेश्चन क्या है मेरा, और आंसर दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है
अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती, the restriction under clause A and B will not apply to the promoter director who were debarred in the past and period of debarment is over. अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो इस प्रोविजन की क्या इंटरप्रिटेशन बनती? अगर ये बच्चों एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती, दे सकते हो जवाब? और जवाब पता है तो पोस्ट करो, मेरा आंसर मत सुनो और आप अपना जवाब लिखो, मजा आ जाएगा। बिना आगे आंसर सुने पोस्ट करो वीडियो को अभी के अभी और कमेंट में अपना आंसर डालो। मैं मान जाऊं दिमाग दिया भगवान ने। मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो इंटरप्रिटेशन क्या होती? तो सुन लीजिए आंसर, सुन लीजिए आंसर, सुन लीजिए। अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो इंटरप्रिटेशन ये होती कि हे कंपनी, अगर तेरे प्रमोटर डायरेक्टर को, हे कंपनी अगर तेरे प्रमोटर डायरेक्टर को जिंदगी में कभी भी एक बार, जिंदगी में कभी भी एक बार, हे कंपनी अगर तेरे प्रमोटर डायरेक्टर को जिंदगी में कभी भी एक बार डिबार कर दिया गया तो वो कंपनी एक्स लिमिटेड जिंदगी में कभी भी राइट इशू नहीं ला सकती। क्या ये प्रोविजन बिल्कुल नॉनसेंस नहीं बन जाता? अब देखो, अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, अगर कंपनी तेरे प्रमोटर डायरेक्टर को कभी भी एक बार डिबारमेंट हो गया तो आप कभी भी जिंदगी में राइट इशू नहीं ला सकते। लेकिन लॉ मेकर ने इस बात को समझा और एक्सप्लेनेशन डाल दी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कितना इन डेप्थ प्रोविजन है। अगर आपको अमेंडमेंट अभी भी नहीं आई है, और अमेंडमेंट तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको मेरा रीजन समझ में नहीं आएगा, मेरी बात समझ में नहीं आएगी। लिसन, एक्सप्लेनेशन क्या डाली? अगर प्रमोटर डायरेक्टर पास में डिबार हुए हैं और आज डिबारमेंट का पीरियड खत्म हो गया है तो फिर प्रोविजन नहीं लगेगा, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, कंपनी कैन कम विद द राइट इशू। अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो क्या होता? अगर कोई भी प्रमोटर डायरेक्टर पिछले 10 साल में 10 साल पहले अगर डिबार हुआ है तो कंपनी आज भी राइट इशू नहीं ला सकती थी। आप मुझे बताओ, क्या ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो क्या ये पूरा प्रोविजन नॉनसेंस हो जाता या नहीं हो जाता? आंसर इज यस, आंसर इज यस। हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लिसन नाउ, लिसन नाउ। अब आप बोलोगे सर कहानी इतनी सुना दी, अमेंडमेंट तो बताई नहीं आपने। बच्चा अमेंडमेंट है ना, अगर मैं अमेंडमेंट बताना चाहूँ इट विल टेक ओनली 1 मिनट। बट माई पॉइंट इज नॉट ऑल अबाउट अमेंडमेंट, यू शुड नो व्हाई द अमेंडमेंट, व्हाई द अमेंडमेंट। अब ध्यान से सुनिए, अब जो बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ लॉजिक, और पता है लॉजिक समझना इज नॉट ईजी टास्क। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लिसन प्लीज। अब पॉइंट 1 पढ़िए ध्यान से। पॉइंट 1 क्या कह रहा है? अगर ईश्वर कंपनी, तू, तेरा प्रमोटर ग्रुप और तेरा डायरेक्टर अगर डिबार कर दिया सेबी ने फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, तो कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती। बच्चों ध्यान से सुन लो, एक चीज दिखाऊंगा अभी आपको, देखना। कौन, अब जितने भी यूट्यूब पे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो मैंने डाली है, जो अगर देख रहे हैं बच्चों, पॉइंट ए पढ़ो, मैं बता नहीं रहा हूं, और ये एक्सप्लेनेशन पढ़ो। और क्या बता सकते हैं? पोस्ट कर लो वीडियो, क्या बता सकते हैं? देखो मैं क्या पूछ रहा हूं, कैन यू एंटीसिपेट व्हाट वुड बी द अमेंडमेंट? इट्स अ ओपन चैलेंज टू एवरी स्टूडेंट जो मुझे देख रहा है अभी। हाँ जी, मैंने आपको इतनी सारी चीजें समझा दी हैं सर, आप मेरा आंसर मत सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको जो मैं पूछ रहा हूं, अगर आप जवाब दे दोगे, लेवल ऑफ थिंकिंग मैं बता रहा हूं कई गुना ऊपर चला जाएगा, आपको थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। देखो लोग आपको यूट्यूब पे अमेंडमेंट बताएंगे, हम आपको अमेंडमेंट नहीं बता रहे, मैं तो आपको प्रोविजन बताने के बाद आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रोविजन में क्या अमेंडमेंट आई होगी? कैन यू एंटीसिपेट? प्रोविजन ए पढ़ो और एक्सप्लेनेशन पढ़ो, साफ साफ अमेंडमेंट, दिमाग है तो बता सकते हो तो बता दो। पोस्ट करो वीडियो और कमेंट डालो, मैं मान जाऊं तुम्हें अगर तुम इसका एक अगर आंसर मुझे बता दो। क्वेश्चन है यहां पर लॉ मेकर क्या अमेंडमेंट लेकर आया होगा, क्या लूप होल लग रहा है आपको? कैन यू टेल मी? देखिए सुनिए ध्यान से रीजन देखिए, ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, लॉ मेकर क्या कह रहा है? तेरा प्रमोटर ग्रुप और तेरा डायरेक्टर अगर सेबी ने डिबार किया हुआ है एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट तो कंपनी क्या नहीं ला सकती? राइट इशू। फिर लॉ मेकर ने बोला रेस्ट्रिक्शन अंडर क्लोज ए विल नॉट अप्लाई टू द प्रमोटर और डायरेक्टर, प्रमोटर और डायरेक्टर। और ध्यान से देखिए, लॉ मेकर ने प्रमोटर ग्रुप लिखना भूल गया। लॉ मेकर क्या शब्द लिखना भूल गया? प्रमोटर ग्रुप लिखना भूल गया। अब आप मुझे बताओ, अगर लॉ मेकर यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप लिखना भूल गया है तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या आई? अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए। अब इंटरप्रिटेशन ये आई, लॉ मेकर कहता है अगर प्रमोटर पास्ट में डिबार हुआ है और डिबारमेंट का पीरियड ओवर हो गया है तो कंपनी आज की डेट में राइट इशू ला सकती है। अगर डायरेक्टर
पास्ट में डिबार हुआ है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, और डिबारमेंट ओवर हो गई है तो राइट इशू कंपनी ला सकती है। तीसरा, लेकिन अगर प्रमोटर ग्रुप पास्ट में डिबार हुआ है और डिबारमेंट ओवर नहीं हुई है, डिबारमेंट ओवर और अगर डिबारमेंट ओवर हो गई है तो इन दैट वेरी केस क्या कंपनी राइट इशू ला सकती है? नो। क्यों? क्योंकि सर एक्सप्लेनेशन में लॉ मेकर, ध्यान से देख लीजिएगा, प्रमोटर ग्रुप डालना भूल गया। आर यू गेटिंग? कैन यू इमेजिन, जरा सी बातों पे कितना बवाल उठ जाता है। अमेंडमेंट तो कुछ है ही नहीं सर, छोटी सी अमेंडमेंट है, लॉजिक समझने की कोशिश करें। हाँ जी, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या प्रमोटर, मेरी बात समझ में आ रही है? What I'm saying, सर यहाँ पे क्या लिखा है? प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर। लॉ मेकर कहता है हे कंपनी, तेरा प्रमोटर ग्रुप और तेरा डायरेक्टर अगर सेबी ने डिबार किया पहले कभी तो कंपनी क्या नहीं ला सकती? राइट इशू। और एक्सप्लेनेशन में क्या बोला? अगर तेरे प्रमोटर और तेरे डायरेक्टर का डिबारमेंट पहले ओवर हो चुका है तो राइट इशू ला सकते हैं। लेकिन क्या लॉ मेकर प्रमोटर ग्रुप के बारे में लिखना भूल गया? हाँ या ना? आंसर इज यस। अब आप मुझे बताओ, अगर यहां पर अगर प्रमोटर ग्रुप के बारे में लिखना भूल गया तो इसकी इंटरप्रिटेशन पहले क्या आ रही थी? इंटरप्रिटेशन ये आ रही थी, प्रमोटर अगर पास में डिबार है तो राइट इशू ला सकते हैं अगर पीरियड ओवर हो गया है तो। लेकिन प्रमोटर ग्रुप के बारे में कुछ भी लॉ मेकर नहीं लिखा था, तो हम बोलते थे अगर प्रमोटर ग्रुप डिबार हो गया और अगर उसका डिबारमेंट का पीरियड ओवर हो भी गया तो भी कंपनी लाइफ टाइम बैन है, कंपनी लाइफ टाइम के लिए राइट इशू नहीं ला सकती। क्या दैट प्रोविजन इज मेकिंग नॉनसेंस? एंड आंसर इज यस। लॉ मेकर ने इस बात को समझा एंड लॉ मेकर क्रिएटेड द प्रोविजन। और बच्चों, लॉ मेकर लेकर आया अमेंडमेंट, ध्यान से सुनिए, और अमेंडमेंट आई है रेगुलेशन नंबर 61 की इस एक्सप्लेनेशन में। और बच्चों ध्यान से देखिएगा, अमेंडमेंट ये आई है, लॉ मेकर ने बोला, अब देखिएगा, द रेस्ट्रिक्शन अंडर क्लोज ए एंड बी विल नॉट अप्लाई टू द प्रमोटर, हट गया है, डायरेक्टर हट गया है, हाँ जी, प्रोविजन हट गया है सर। क्या लिखा है? द रेस्ट्रिक्शन अंडर क्लोज ए एंड बी विल नॉट अप्लाई टू क्या लिखा था पहले? प्रमोटर, डायरेक्टर। अब अमेंडमेंट की आ गई है पर्सन्स और एंटिटीज, प्रमोटर डायरेक्टर को हटा के क्या वर्ड लिख दिया? द रेस्ट्रिक्शन अंडर क्लोज ए और बी विल नॉट अप्लाई टू द पर्सन्स और एंटिटीज, पर्सन्स और एंटिटीज। अब आप मुझे बताओ, पर्सन और एंटिटीज के अंदर क्या प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप सारे कवर हो जाएंगे? यस और नो? एंड आंसर इज यस। दैट इज अ फैंटास्टिक अमेंडमेंट मेड बाय सेबी। दैट इज अ फैंटास्टिक अमेंडमेंट। आर यू गेटिंग? आई एम टेलिंग यू, लोग आपको अमेंडमेंट में क्या बताएंगे? लोग आपको अमेंडमेंट में ये बताएंगे प्रमोटर, डायरेक्टर हट गया, पर्सन और एंटिटीज हट गया, बट हम बताएंगे आपको व्हाट इज द रियल लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड द लॉ। दैट मेक्स अ डिफरेंस, दैट actually makes the difference. Hope you understand what I'm saying दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। दैट इज ऑल अबाउट रेगुलेशन नंबर 61। बस जल्दी से बता दो कितनी अमेंडमेंट बता दी हैं? दो। पहली अमेंडमेंट किस में बताई? रेगुलेशन 60 में, और उसके बाद अमेंडमेंट किस में बताई? रेगुलेशन 61 में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट नंबर 1 हो गई। अमेंडमेंट नंबर 3 देखिए अब सर। अमेंडमेंट नंबर 3 छोटी सी है। अमेंडमेंट नंबर 3 क्या कह रही है? अमेंडमेंट नंबर 3, अमेंडमेंट नंबर 3 सेइंग, अच्छा आपको पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। डू यू नो दैट? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक इशू ला रहे हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप राइट इशू भी लेकर आ रहे हो तो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है। इज दैट ओके? एक और रिलैक्सेशन लॉ मेकर ने दी है। अगर कंपनी राइट इशू ला रही है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी बच्चों राइट इशू ला रही है, ध्यान से सुन लो, तो पहले प्रोविजन ये था कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% देखनी पड़ेगी। पहले प्रोविजन क्या था? अगर कोई कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है तो पहले प्रोविजन क्या था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आएगी। और अगर मतलब 100 करोड़ का अगर राइट इशू आ रहा है तो कम से कम 90 करोड़ का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, नहीं तो सारा पैसा आप इन्वेस्टर्स को रिफंड कर दोगे। लेकिन अब लॉ मेकर इसके अंदर एक रिलैक्सेशन लेकर आया। अगर आप राइट इशू लेकर आ रहे हो, राइट इशू का मेन पर्पस क्या है? जनरल फाइनेंसिंग, मतलब जनरल फाइनेंस के लिए पैसा उठा रहे हो, जनरल फाइनेंस के लिए पैसा उठा रहे हो। जनरल फाइनेंस का मतलब दैट इज वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठा रहे हो, आई वुड से। तो जनरल फाइनेंसिंग नीड है और पैसा उठा रहे हो तो आपको यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, लिख लीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, एसेट खरीदना चाहते हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हो, तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% चाहिए ही चाहिए।
इज दैट ओके? वैसे हम अपनी क्लासेस में एक एक चीज़ का लॉजिक बताते हैं, 90% के ऊपर भी हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं कि 90% ही लॉ मेकर ने क्यों लिखा है, 95 क्यों नहीं लिखा, 85 क्यों नहीं लिखा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 90%। लेकिन बच्चों अमेंडमेंट क्लास है, सारे लॉजिक रीजनिंग में यहाँ पे नहीं बता सकता, तो जहाँ जहाँ जरूरत होगी जो जरूर बता दूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू बच्चों, लॉ पढ़ने का तरीका यही है, ये नहीं कि लाइन पढ़ ली और काम खत्म। सर यू शुड रीड द लॉ एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई द लॉ मेकर क्रिएटेड दैट प्रोविजन। ये जो 90% लिखा है ना, इसके पीछे भी लॉजिक है कि 90 ही क्यों लिखा है, 95 क्यों नहीं लिखा। दिस आर रीजन बिहाइंड एवरी लाइन, आई एम टेलिंग यू। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्या क्या अमेंडमेंट समझ में आ गई? अमेंडमेंट कुछ थी ही नहीं, छोटी सी अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट नंबर 3। दोबारा सुन लीजिए आराम से। पहले प्रोविजन क्या था बच्चों? पहले प्रोविजन क्या था बेटा? पीछे पीछे बोलोगे ना, अगर टीवी पे देख रहे हो मेरे को तो भी पीछे पीछे बोलो, याद हो जाएगा तुम्हारे। समझ में आ रही है बात? पीछे पीछे बोलो मेरे, अमेंडमेंट याद हो जाएगी तुम्हारे। बताओ जरा, पहले क्या था? अगर लिस्टेड कंपनी, अर्लियर क्या था? जल्दी बोलो, अरे बोल दो, इतने क्यों गुस्से में आ रहे हो? अगर लिस्टेड कंपनी क्या लेकर आ रही है? राइट इशू लेकर आ रही है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी चाहिए थी? 90%। मैंडेटरी इन एवरी केस, लिख लो भाई, मैंडेटरी इन एवरी केस। लेकिन नाउ 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 अब प्रोविजन क्या आ गया? जल्दी बताइए। अब प्रोविजन बेटा ये आ गया, अब कोई लिस्टेड कंपनी अगर राइट इशू ला रही है, किसके लिए? जनरल फाइनेंसिंग के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, तो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ला रही है तो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 3। इज दैट ओके? अमेंडमेंट नंबर 4, छोटी छोटी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट नंबर 4 रेगुलेशन, और वो कौन सी रेगुलेशन थी ये तो देखी नहीं मैंने। दैट इज रेगुलेशन, और ये वाली जो बताइए ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये रेगुलेशन 86 सब रेगुलेशन 1, इसमें अमेंडमेंट आई है। और अमेंडमेंट नंबर 4 दैट इज रेगुलेशन नंबर दैट इज 99, रेगुलेशन नंबर 99। और मैं आपको बता दूं रेगुलेशन नंबर 99 डील्स विद फास्ट ट्रैक इशू, डील्स विद फास्ट ट्रैक इशू। So regulation number 99 actually, the regulation number 99 actually deals with what? The fast track issue. और fast track issue, I'll show you something. आप देखिएगा, अगर आपको पता हो that कहाँ गया? Yes, that is my book. और अगर आपको पता हो दैट ये फास्ट ट्रैक इशू है, और फास्ट ट्रैक इशू कंपनी ला सकती है, और कंपनी फास्ट ट्रैक इशू पब्लिक इशू का भी ला सकती है और राइट इशू का भी ला सकती है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर फास्ट ट्रैक इशू लाना चाहती है, अगर कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, फास्ट ट्रैक इशू लाना चाहती है, अगर कोई भी कंपनी फास्ट ट्रैक इशू लाना चाहती है, तो उस कंपनी को फास्ट ट्रैक पब्लिक इशू लाना चाहती है, राइट इशू लाना चाहती है, तो आई वुड से उस कंपनी को ये बड़ी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती हैं। और अगर आपको याद हो क्लास के अंदर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको कराई हुई है, और आई थिंक 1.5 घंटा लगाया होगा ये प्रोविज़न पढ़ाने में। रेगुलेशन 99। और राइट इशू लाना चाहती है फास्ट ट्रैक राइट इशू। अब फास्ट ट्रैक राइट इशू क्या होता है? नॉर्मल राइट इशू के अंदर क्या होता है बच्चों? नॉर्मल राइट इशू में आपको लेटर ऑफ ऑफर सेबी को फाइल करना पड़ता है, और सेबी उसमें ऑब्जर्वेशन देता है, कमेंट्स देता है, दुनिया भर के ड्रामे। लेकिन फास्ट ट्रैक इशू अगर कंपनी ला रही है तो राइट लेटर ऑफ ऑफर के अंदर आपको सेबी से कमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज आई वुड से दैट एक रिलैक्सेशन है। तो लेकिन लॉ मेकर कहता है राइट इशू वही कंपनी ला सकती है जो ये इतनी खतरनाक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। और मैं आपको बता दूं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये दुनिया भर की कंडीशंस आपके सामने है सर। अगर आप देखेंगे दुनिया भर की कंडीशन है, जो भी कंपनी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगी फास्ट ट्रैक इशू की, वही फास्ट ट्रैक राइट इशू ला सकती है। लेकिन अमेंडमेंट किस में आई है? अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अमेंडमेंट आई है पॉइंट एच में। ये पूरा पॉइंट एच चेंज हो गया है, ये पूरा पॉइंट एच चेंज हो गया है, पूरा पॉइंट चेंज हो गया है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, पहले तो ये पॉइंट आप एच पढ़ लीजिए, है क्या अमेंडमेंट में लिखवा दूंगा आपको, पहले पॉइंट एच पढ़ लीजिए क्या। That no show cause notice excluding proceeding for imposition of penalty have been issued by the board and pending against the issuer or its promoter or whole-time director as on the reference date. In case with against the issuer or its promoter or whole-time director, show cause notice has been issued by the board in the proceeding for imposition of penalty, or second point, prosecution proceeding have been initiated by the board. Necessary disclosure in respect of such action along with its potential adverse impact on the issuer shall be made in the letter of offer. तो पॉइंट एच पढ़कर समझ में नहीं आता, ये फटाफट ये लैंग्वेज जरूर देख लीजिएगा। पॉइंट एच पहले कुछ और था, ये भी बताऊंगा पहले क्या था अब क्या आ गया, लेकिन ये लैंग्वेज एज इट इज लॉ मेकर ने ये लिखी है। ये पॉइंट एच जो है, आई वुड से जो ये पॉइंट एच है बच्चों, ये पॉइंट एच जो है दैट हैज़ बिन रिप्लेस, पॉइंट एच हैज़ बिन रिप्लेस।
तो फास्ट ट्रैक इशू के अंदर बड़ी सारी टर्म एंड कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, बट आई वुड से पॉइंट एच बच्चों रिप्लेस हो गया। पॉइंट एच क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, आ जाइए पॉइंट एच के ऊपर। देखिए अमेंडमेंट नंबर दैट इज 4 बता रहा हूँ फास्ट ट्रैक इशू के बारे में, और दैट इज रेगुलेशन 99 पॉइंट एच हैज बीन अमेंडेड और रिप्लेस्ड। देखो सर था क्या, इसको समझते हैं पहले, आराम आराम से बात करेंगे। पहले क्या था, पहले प्रोविजन क्या था, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, अर्लियर प्रोविजन क्या था, तभी समझ में आएगा कि अब अमेंडमेंट क्या है। पहले क्या था, नो शो कोज नोटिस। शो कोज नोटिस होता है कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ कि हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना ले, कारण बताओ कि मतलब सेबी कंपनी को शो कोज नोटिस भेज रहे, कारण बताओ हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों ना ले, कारण बताओ हम तुम्हें पेनल्टी क्यों ना ठोके, कारण बताओ हम आपके खिलाफ ये क्यों ना करें वो क्यों ना करें। तो नो शो कोज नोटिस इनिशिएटेड और पेंडिंग, और नो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएटिंग एंड पेंडिंग अगेंस्ट 3 लोग हैं, ईश्वर, प्रमोटर एंड डायरेक्टर। मतलब लॉमेकर कहता था अगर कोई कंपनी फास्ट ट्रैक इशू लाना चाहती है, ध्यान से सुनो, अगर कोई कंपनी क्या लाना चाहती है, फास्ट ट्रैक इशू लाना चाहती है, तो सेबी ने, देखो कितने आसान शब्दों में बता रहा हूं, तो सेबी ने ईश्वर तेरे खिलाफ, ईश्वर बोले तो ईश्वर मतलब ईश्वर एक्स लिमिटेड, ईश्वर मतलब ईश्वर की बात नहीं हो रही है, ईश्वर मतलब एक्स लिमिटेड। तो लॉमेकर कहता था मेरे भाई अगर सेबी ने कंपनी तुझे, तेरे प्यारे प्रमोटर को और तेरे बड़े ही प्यारे डायरेक्टर को अगर शो कोज नोटिस दे दिया, कारण बताओ नोटिस दे दिया किसी भी चीज़ का, या फिर तेरे खिलाफ क्या चला दी, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चला दी, तो कंपनी तू नहीं ला सकती क्या, फास्ट ट्रैक इशू। एक बार दोबारा सुन लो, पहले क्या था, अमेंडमेंट बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले क्या था वो सुन लीजिए। पहले क्या था, लॉमेकर कहता था हे कंपनी एक्स लिमिटेड, अगर सेबी ने तेरे खिलाफ, तेरे प्यारे प्रमोटर के खिलाफ, तेरे बड़े ही प्यारे डायरेक्टर के खिलाफ अगर शोकोज नोटिस दे दिया है, शोकोज नोटिस बड़ी सारी चीज़ों के लिए दिया जाता है, शोकोज नोटिस दिया जाता है कि कारण बताओ हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टी क्यों ना ठोके। जो जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो, आगे अमेंडमेंट में काम आएगा। मैंने बोला शोकोज नोटिस कई सारी चीज़ों के लिए दिया जाता है, जैसे कारण बताओ, शोकोज नोटिस, कारण बताओ कि तुम्हारे खिलाफ पेनल्टी क्यों ना ठोके, कारण बताओ तुम्हारे खिलाफ हम केस क्यों ना करें, कारण बताओ तुम्हारे खिलाफ हम एक्शन क्यों ना लें, कारण बताओ कारण बताओ कारण बताओ। तो शोकोज नोटिस बड़ी सारी चीजों के लिए दिया जाता है। तो लॉमेकर कहता है अगर ईश्वर, प्रमोटर, डायरेक्टर आपके खिलाफ सेबी ने शोकोज नोटिस जारी कर दिया है और वो शोकोज नोटिस पेंडिंग है और आपके खिलाफ अगर प्रोसिक्यूशन चला दी है सेबी ने, तो आपकी कंपनी फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकती। इज दैट ओके विद यू? यस। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट लॉमेकर ने बोल दिया सारी चीजें, अब ध्यान से सुन लीजिएगा आफ्टर अमेंडमेंट प्रोविजन क्या है। आफ्टर अमेंडमेंट प्रोविजन क्या बन गया, अब ध्यान से सुनिए। तो लॉमेकर कहता है पॉइंट एच अमेंड हो गया और पॉइंट एच क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर अमेंडमेंट लॉमेकर कह रहा है हे कंपनी, हे लिस्ट, हे कंपनी, अगर आपके खिलाफ नो शो कोज नोटिस इनिशिएटेड and pending excluding show cause notice for penalty, और पहले आप पॉइंट ए को समझ लो, बी को बाद में बताऊंगा। हाँ जी, पॉइंट ए को समझ लो। तो सर पॉइंट ए की अमेंडमेंट है ये। पॉइंट ए में क्या अमेंडमेंट आई है? पॉइंट ए में बोला है नो शो कोज नोटिस इनिशिएटेड एंड पेंडिंग एक्सक्लूडिंग द शो कोज नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अब सिचुएशन ये आ गई है, यानी शो कोज नोटिस के ऊपर लॉ मेकर ने एक्सक्लूड कर दिया है। क्या एक्सक्लूड कर दिया है? एक्सक्लूड कर दिया है शो कोज नोटिस फॉर द पेनल्टी, शो कोज नोटिस फॉर पेनल्टी, शो कोज नोटिस फॉर द पेनल्टी, ये एक्सक्लूड कर दिया है। इज दैट ओके विद यू? नाउ अब इसका इंपैक्ट क्या है देखो ध्यान से, अब इसके केस सुन लीजिए। आफ्टर अमेंडमेंट केस ए या केस 1, अगर सेबी ने ईश्वर, प्रमोटर और डायरेक्टर इसके खिलाफ शो कोज नोटिस दिया, इसके खिलाफ क्या दिया बच्चों? शो कोज नोटिस दिया।
हाँ जी, फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ध्यान से सुनना इसे, फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो इन दैट वेरी केस यहाँ पे आप फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो। तो बताएगा पहले और अब में क्या फर्क है। क्या लॉ मेकर ने रिलैक्सेशन किसके लिए दे दी है? लॉ मेकर ने बोला शो कोज नोटिस बड़ी सारी चीजों के लिए आ सकता है, लेकिन अगर शो कोज नोटिस सिर्फ इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी के लिए है, यानी स्मॉल नेचर वायलेशन, अगर स्मॉल नेचर वायलेशन है और इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी के लिए है, तो लॉ मेकर कहता है अगर शो कोज नोटिस सिर्फ इस चीज के लिए है, किस चीज के लिए? इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी के लिए, तो कंपनी फास्ट ट्रैक इशू ला सकती है। लेकिन केस 2, अगर सेबी ने, बताओ जरा बच्चों, अगर सेबी ने ईश्वर को, प्रमोटर को और डायरेक्टर को क्या दिया? शो कोज नोटिस दिया फॉर एनी अदर रीजन, फॉर एनी अदर रीजन, तो इन दैट वेरी केस क्या कंपनी फास्ट ट्रैक इशू ला सकती है? आंसर इज यस। तो कंपनी फास्ट ट्रैक इशू ला सकती है। इज दैट ओके? लेकिन लॉ मेकर ने एक कंडीशन और बताई है, प्रोवाइडेड दैट कि आपको ये सारी चीजें लेटर ऑफ ऑफर में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, लेटर ऑफ ऑफर में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग द अमेंडमेंट रेगुलेशन? अमेंडमेंट नंबर 4, क्या बात समझ में आ गई? अमेंडमेंट पहले क्या था? पहले ये था, पहले प्रोविजन क्या था? पहले प्रोविजन क्या था? अगर शो कोज नोटिस किसी भी चीज के लिए दे दिया तो आप फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते। लेकिन अब प्रोविजन क्या है? अगर शो कोज नोटिस आपको दे दिया किस चीज के लिए? इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी के लिए, तो फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो, लेकिन किसी और चीज के लिए दे दिया तो फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते। और केस 3, और अगर सेबी ने, अच्छा पहले क्या था अमेंडमेंट से पहले? पहले क्या था अमेंडमेंट से पहले? बोलो जरा, कि अगर आपके खिलाफ सेबी ने प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चला दी है तो भी आप फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते। किसके अगेंस्ट? ईश्वर, प्रमोटर और डायरेक्टर। तो लॉ मेकर कहता है फास्ट ट्रैक इशू अब ला सकते हो। तो लॉ मेकर कहता है यहां पे आप चाहें तो फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो अगर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चला दी है, तो आप फास्ट ट्रैक इशू लाने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपको लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन करना पड़ेगा कि क्या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग है और उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये आपको लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन करना पड़ेगा। अब एक बार अमेंडमेंट नंबर 4 छोटी सी है, अब रिलैक्सेशन ही तो है राइट इशू के अंदर। पहले फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते थे, अब ला सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अमेंडमेंट नंबर 4 के प्रोविजन पहले पढ़िए अर्लियर क्या थे और फिर पढ़िए अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया। अब ध्यान से सुनिए अमेंडमेंट के बाद अब प्रोविजन क्या है। और जो मैंने आपको ये बताया था ना, कहाँ गया ये वाला पॉइंट एच मेरी बुक में से, और ये सारी बुक, ये जो जितनी भी बुक है ऐप एकेडमी 99 पे बिल्कुल फ्री हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए, पहले क्या था अब क्या था। पहले क्या था ये देखते हैं, पहले क्या था उसे समझते हैं। थोड़ा क्लियर करते हैं इसको, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको आराम से। टेक अ डीप ब्रेथ, बड़ी सारी चीज़ें टेक्निकल हैं। अमेंडमेंट नंबर 4 पहले क्या था? देखो फास्ट ट्रैक इशू लाने के लिए, फास्ट ट्रैक राइट इशू लाने के लिए बड़ी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। कौन सी वाली? ये वाली। और उसमें से एक कंडीशन थी एच, जो अब रिप्लेस हो गई है। पहले एच क्या बोलता था? अगर सेबी ने पहले 2 बातें बोली जाती थी, पहले 2 बातें बोली जाती थी। अमेंडमेंट से पहले बच्चों 2 बातें बोली जाती थी। मुझे बताओ अमेंडमेंट से पहले 2 बातें क्या बोली जाती थी? जल्दी बताओ, अमेंडमेंट से पहले 2 बातें क्या बोली जाती थी? अगर सेबी ने किसी भी प्रकार का शोकोज नोटिस ईश्वर को, प्रमोटर को या डायरेक्टर को दे दिया, तो फिर ईश्वर कभी भी फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकता। लेकिन इसमें क्या अमेंडमेंट आई? अब अगर सेबी ने शोकोज नोटिस दिया रिगार्डिंग पेनल्टी तो फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो, लेकिन शोकोज नोटिस दिया किसी और रीजन के लिए तो फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते हो। और पहले क्या था कि अगर सेबी ने आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चला दी है तो आप फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते। लेकिन अब क्या है, अगर आपने प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग सेबी ने आपके खिलाफ ईश्वर, प्रमोटर, डायरेक्टर के खिलाफ चला भी दिए तो भी फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो, प्रोवाइडेड आप लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन कर दें, ये सारे डिस्क्लोजर दे दें लेटर ऑफ ऑफर में। जब आप फास्ट ट्रैक इशू ला रहे हो तो लेटर ऑफ ऑफर में डिस्क्लोजर दे दें कि हमारे ऊपर क्या प्रोसीडिंग चल रही है और उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। दैट इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट नंबर 4। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। एनीवे सर, अमेंडमेंट नंबर 4, अमेंडमेंट नंबर 5, और ये अमेंडमेंट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं टोटली डिसहार्टन बाय दिस अमेंडमेंट। रेगुलेशन 69 सब रेगुलेशन 8 ओमिटेड हो गई है।
और इसमें बोला गया है कि अगर कंपनी पहले राइट इशू लेकर आ रही थी तो उसे एक डेजिग्नेट करना था कंप्लायंस ऑफिसर। क्या डेजिग्नेट करना था? कंप्लायंस ऑफिसर। लेकिन अब 69 रेगुलेशन रेगुलेशन 69 सब रेगुलेशन 8 ऑमिट हो गई है, और रेगुलेशन 69 सब रेगुलेशन 8 क्या कहती है? अब अगर कोई कंपनी राइट इशू ला रही है तो आपको कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर डेजिग्नेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं बोलूँगा बिल्कुल मुझे तो पसंद नहीं आई अमेंडमेंट, और मैं चाहूँगा कि सेबी से वापस ले ले। सेबी से पूछा मैंने ऐसा क्यों कर रहा है, तो सेबी कह रहा है बड़े सारे इंटरमीडियरी हैं, वो अपने आप ही सिक्योरिटी लोग को कंप्लाइंस कर लेंगे, तो यहाँ पे अलग से डेजिग्नेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंटरनली अगर वो कंप्लाइंस करता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सेपरेटली डेजिग्नेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अमेंडमेंट नंबर 5 कुछ नहीं है। रेगुलेशन 69 सब रेगुलेशन 8 पहले राइट इशू के अंदर स्पेशली डेजिग्नेट करना पड़ता था कंप्लाइंस ऑफिसर को, और कंप्लाइंस ऑफिसर कौन होते हैं? द वन एंड ओनली, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, द आउटस्टैंडिंग, द कंपनी सेक्रेटरी। तो सर अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटी सी अमेंडमेंट, पेपर में नहीं है, बकवास चीज़ है, बकवास चीज़ें पेपर में नहीं पूछी जाती, मेरे लिए बकवास अमेंडमेंट है ये। हाँ जी, अमेंडमेंट नंबर 6 रेगुलेशन 17। ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है। रेगुलेशन 6 अमेंडमेंट नंबर 6 बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अमेंडमेंट नंबर 6 पे आइए, देखिए अमेंडमेंट नंबर 6। अर्लियर रेगुलेशन 60 की अमेंडमेंट बता रहा हूँ, रेगुलेशन 70, रेगुलेशन 70 की अमेंडमेंट बता रहा हूँ। ये क्या प्रोविज़न है इसको भी दिखा दूंगा आपको। देखिए पहले क्या होता था, अर्लियर कोई भी कंपनी जब राइट इशू लेकर आती थी, कोई भी कंपनी क्या लेकर आती थी? राइट इशू। ध्यान से सुनना मेरी बात। whenever company comes with a right issue, whenever company comes with a right issue, तो उसे ना लेटर ऑफ ऑफर बनाना पड़ता था। और बच्चों लेटर ऑफ ऑफर बनाना पड़ता था, और लेटर ऑफ ऑफर के अंदर शेड्यूल 6 पार्ट ए के जितने भी डिस्क्लोजर्स थे वो डिस्क्लोजर देने पड़ते थे। एंड आई एम टेलिंग यू दैट जो शेड्यूल 6 पार्ट ए के डिस्क्लोजर थे, दे आर वेरी एग्जॉस्टिव डिस्क्लोजर। एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर थे, विच मेक रेजिंग ऑफ फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू वाज वेरी डिफिकल्ट। जो मतलब इतने ज़बरदस्त डिस्क्लोजर थे, इतने ज़बरदस्त डिस्क्लोजर थे, मतलब हम बोलते थे आईपीओ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। क्या बोलते थे? आईपीओ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स। मतलब इतने स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर थे जितना पब्लिक इशू के अंदर डिस्क्लोजर मांगे जाते हैं। बट एक बात बताओ यार, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, मतलब पहले जब कंपनी राइट इशू लेकर आती थी तो लेटर ऑफ ऑफर बनवाया जाता था, और लेटर ऑफ ऑफर के अंदर कौन से डिस्क्लोजर देने पड़ते थे? शेड्यूल 6 पार्ट ए के, विच आर वेरी एग्जॉस्टिव डिस्क्लोजर्स। और ऐसे डिस्क्लोजर हुआ करते थे जो आईपीओ के, मतलब पार्ट ए में ऐसे डिस्क्लोजर लिखे थे जो पब्लिक इशू आईपीओ के स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर थे, इतने स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर। मैं पूछता हूं आपसे एक बात, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, राइट इशू लेकर आ रही है, क्या कंपनी का बहुत सारा डेटा ऑलरेडी मार्केट में पब्लिक डोमेन में है या नहीं है? तो इतने एग्जॉस्टिव डिस्क्लोजर देने का कोई सेंस ही नहीं बनता था। बोलो बनता था या बिल्कुल भी नहीं बनता था? लॉ मेकर ने इस बात को समझा। Why to make information duplicate? ऑलरेडी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, इतने एग्जॉस्टिव डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। तो लॉ मेकर कहता है अमेंडमेंट आ गई सर, अमेंडमेंट आ गई। अब अमेंडमेंट सुन लीजिएगा। तो लॉ मेकर बोलता है, हे लिस्टेड कंपनी, अगर तू पिछले एक साल से सारे के सारे फाइलिंग और सारी के सारी लिस्टिंग एलओडीआर के प्रोविजन कंप्लाई कर रही है, सही तरीके से कंप्लाई कर रही है। हे कंपनी, अगर तू सारी, आपको पता है कंपनी लिस्ट हो जाती है तो स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी सारी फाइलिंग करनी पड़ती है, डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। तो लॉ मेकर ने एक अमेंडमेंट लेकर आया, हे कंपनी, अगर तू सारे की सारी कंप्लाइंस सही पिछले एक साल से अगर लिस्टेड कंपनी तो सारी फाइलिंग टाइम पे कर रही है, सारे लिस्टिंग एलओडीआर रेगुलेशन सही से कंप्लाई कर रही है, तो आपको अब पार्ट ए के डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अब आपको शेड्यूल 6 में पार्ट बी में जो डिस्क्लोजर्स हैं, बस आप लेटर ऑफ ऑफर में वो दे दो, काम चलेगा। लेटर ऑफ ऑफर में वो डिस्क्लोजर दे दो, पार्ट बी के डिस्क्लोजर दे दो, चलेगा। और आई एम टेलिंग यू, पार्ट बी में लिमिटेड डिस्क्लोजर्स हैं, और इसको बोला जाता है ट्रंकेटेड
ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर्स, ट्रंकेटेड मतलब शॉर्ट डिस्क्लोजर्स। अब बताओ पहले क्या था, पहले डिस्क्लोजर राइट इशू में कौन से पार्ट में दिया जाता था, पार्ट ए में, जो बहुत एग्जॉस्टिव थे। लॉमेकर ने इस बात को समझा, देने की जरूरत नहीं है, तो अब क्या बोल दिया, हे कंपनी अब आप चाहें तो ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर दे सकते हैं, सिंप्लीफाइड डिस्क्लोजर, शॉर्ट डिस्क्लोजर दे सकते हैं, और वो शॉर्ट डिस्क्लोजर कौन से पार्ट में लिखे हैं, पार्ट बी में। लेकिन लॉमेकर कहता है ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर अगर देना चाहते हो तो आपको ये 1 ईयर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। इज दैट ओके विद यू? लेकिन फिर लॉमेकर बोलता है, यहाँ पे एक प्रोविजन है, इफ कंपनी इज नॉट एबल टू सेटिस्फाइड, इफ कंपनी नॉट एबल टू सेटिस्फाइड 1 ईयर कंडीशन, और 1 ईयर की बेटा कौन सी कंडीशन थी ये बताओ, अगर कंपनी 1 साल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, कोई बता सकता है 1 साल वाली कौन सी कंडीशन थी? 1 साल वाली कौन सी कंडीशन थी कि आप 1 साल से प्रॉपर कंप्लीटली फाइलिंग कर रहे हो, एलओडीआर के प्रोविजन का नियम का पालन कर रहे हो, तो अगर आपने 1 साल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो पार्ट बी के डिस्क्लोजर दे दो, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको पार्ट ए में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप पार्ट B1 के डिस्क्लोजर दे दो। तो लॉमेकर कहता है तो भी आपको पार्ट ए में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप पार्ट B1 के डिस्क्लोजर दे दो। देखो अब ध्यान से सुनिए, अब कंडीशन क्या है, अर्लियर पहले क्या था, पार्ट ए ऑफ व्हाट, शेड्यूल 6, लेटर ऑफ ऑफर में, बेटा लेटर ऑफ ऑफर में इसके डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। ये जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो लॉजिक और रीजनिंग अभी बता दिया आपको, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, यू कैन सर्च एंड यू कैन लेट मी नो। अर्लियर पहले क्या था, पार्ट ए में लेटर ऑफ ऑफर, पार्ट ए शेड्यूल 6 में आपको डिस्क्लोजर देने पड़ते थे, दे आर ए वेरी एग्जॉस्टिव डिस्क्लोजर। अब अमेंडमेंट के बाद क्या आ गया मुझे बताओ, अब अमेंडमेंट के बाद कंडीशन क्या आ गई है, अब अमेंडमेंट के बाद बेटा कंडीशन ये आ गई है कि अगर आप 1 साल वाली वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हो, कौन सी वाली, कि आप प्रॉपर फाइलिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको पार्ट बी में शॉर्ट एंड सिंपल डिस्क्लोजर दे दो चलेगा, और ये पार्ट बी भी किसका है, शेड्यूल 6 का। लेकिन अगर आप 1 ईयर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तो भी लॉमेकर कहता है अब आप पार्ट ए में तो जाने की जरूरत ही नहीं है, पार्ट B1 के आप डिस्क्लोजर दे दो। और मैं बोल दूं दैट इज जो पार्ट बी में डिस्क्लोजर हैं, दे आर वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, और आई वुड से दे आर मोर स्ट्रिक्ट, दे आर मोर स्ट्रिक्ट देन पार्ट बी। मेरी बात समझना मैं क्या लिख रहा हूं, बट लेस स्ट्रिक्ट देन पार्ट ए। इस लाइन का मतलब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप में इतनी समझ होनी चाहिए, और अगर आप में इतनी समझ नहीं है तो आप वो समझ क्रिएट करें अपने अंदर। इस लाइन का मतलब यू शुड अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, आपको खुद समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक ईजी है, समझ लेंगे आप लोग। तो सर दैट इज अ अमेंडमेंट ओनली, आई वुड से दैट इज अ अमेंडमेंट ओनली, तो दैट इज गिवन। आप अमेंडमेंट नंबर 6 देखिए, रेगुलेशन 70, रिलैक्सेशन इन डिस्क्लोजर इन द राइट इशू। मैंने सब लिखा हुआ है, आप इस चार्ट को बना सकते हैं। पहले लिस्टेड कंपनी को एग्जॉस्टिव डिस्क्लोजर पार्ट ए में देने पड़ते थे, लेकिन अब अगर कोई लिस्टेड कंपनी अगर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स फाइल कर रही है, लिस्टिंग रेगुलेशन कंप्लाई कर रही है पिछले 1 साल से, तो कैन मेक ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर इन पार्ट बी, एंड इफ कंपनी डजंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 1 ईयर कैन मेक डिस्क्लोजर इन पार्ट बी, और वो कैन बी से लिमिटेड डिस्क्लोजर पार्ट बी और B1 में कर सकती है। रेगुलेशन 70 के अंदर अमेंडमेंट आई है। आप अगर रेगुलेशन 70 की अमेंडमेंट देखेंगे तो पता क्या लिखा हुआ है, नाउ कंपनी शैल मेक डिस्क्लोजर एज पर पार्ट बी एंड B1, बस ये अमेंडमेंट है। लेकिन हमने आपको फुल डिटेल में समझाया कि पार्ट ए था, पार्ट बी, पार्ट B1 क्यों है, किस लिए है, कैसे है। तो दैट इज ऑल अबाउट रेगुलेशन नंबर 70 एंड अमेंडमेंट। लास्ट अमेंडमेंट आ गई है, अमेंडमेंट नंबर 7, और ये अमेंडमेंट जो है इट इज़ अ SEBI सर्कुलर। ये अमेंडमेंट आ गई है, एंड दैट इज अ SEBI सर्कुलर अमेंडमेंट, दिस इज SEBI सर्कुलर अमेंडमेंट। और SEBI का एक सर्कुलर आया 8 दिसंबर 2020 को, और वो सर्कुलर जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। छोटा सा सर्कुलर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके अंदर दम नहीं है। और सुन लीजिएगा क्या है कि आपको पता है जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, वेन एवर कंपनी कम विद द पब्लिक इशू, तो इन्वेस्टर पैसा कैसे लगाता है, आसबा के थ्रू। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एवरीबडी नो दैट। अब मैं आसबा के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, आसबा मतलब इस सिस्टम के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा, डिटेल में कॉन्सेप्ट है, बट आप सबको पता होगा।
अब जिसको आसबा नहीं पता पहले पढ़ लो यार, उसके बाद ये सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो सर जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो इन्वेस्टर से पैसा कैसे मंगाया जाता है? इन्वेस्टर एप्लीकेशन मनी किसके थ्रू देता है? आसबा के थ्रू। तो लॉमेकर ने एक कॉन्सेप्ट और निकाला, हेडिंग पढ़ो, एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म फॉर बैलेंस मनी इन कॉल। बच्चों ये नीचे वाले 3 जो प्रोविजन मैंने लिखे हैं वो छोड़, अभी मत पढ़ना। आप कोई बता सकता है? कमेंट करो, कमेंट करो, बिना मेरी बात आगे सुने कमेंट करें। बच्चों कमेंट करोगे ना तो इन जैसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल तो आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज़ फॉर योर माइंड। आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा सर। जब मैं सवाल पूछूँ ना तो आप उसी टाइम वीडियो को पॉज करके कमेंट डाला करो सर, दिमाग सोचना स्टार्ट कर देगा। और एक बार अगर दिमाग ने सोचना स्टार्ट कर दिया तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। यू कैन टच द हाइट्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म फॉर बैलेंस मनी इन कॉल। लॉमेकर कह रहा है जैसे लॉमेकर बोल रहा है जैसे पब्लिक इशू आता है और उसके अंदर इन्वेस्टर पैसा देता है आसबा के थ्रू, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के थ्रू, तो वैसे ही अगर कंपनी पार्टली पेड अप शेयर इशू करती है, जो कर सकती है, तो बैलेंस कॉल मनी जब मंगाते हैं नहीं मंगाते बैलेंस कॉल मनी? बैलेंस कॉल मनी मंगा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन याद आ गया, कोई भी बच्चा, अब मैं आंसर नहीं दूंगा इसका, तो आप कोई भी बच्चा कमेंट करके बता दो इस सवाल का जवाब। अंडर कंपनीज एक्ट कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कॉल मनी के साथ डील करता है कंपनीज एक्ट में? विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद कॉल मनी, बैलेंस कॉल मनी अंडर कंपनीज एक्ट? इट्स अ चैलेंज इफ यू कैन आंसर, एंड आई एम टेलिंग यू आप बुक देख के भी आंसर दे सकते हैं। तो इफ यू हैव द बुक यू कैन आंसर, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म। तो लॉमेकर कहता है जैसे पब्लिक इशू के अंदर हम पैसा इन्वेस्टर से कैसे मंगाते हैं? बताओ जरा कैसे मंगाते हैं बेटा? आसपा के थ्रू। तो अब अगर कंपनी राइट इशू के अंदर बैलेंस पैसा मंगा रही है, राइट इशू के अंदर क्या मंगा रही है? बैलेंस पैसा मंगा रही है, तो सर उसके अंदर भी अब आपको वो पैसा दैट इज चेक के थ्रू अब देने की जरूरत नहीं है। हम आपको 3 मोड दे रहे हैं, उन 3 मोड के थ्रू आप पैसा दे सकते हो। अब वो 3 चैनल क्या हैं? चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। अब सुन लीजिएगा, अब यानी ये एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म किसके लिए है? बैलेंस कॉल मनी के लिए। अगर बैलेंस कॉल मनी का पैसा मंगाना है तो ये 3 चैनल आप यूज़ कर सकते हो। पहला चैनल ऑनलाइन आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये आपको पता ही है। फिजिकल आसबा और एडिशनल ऑनलाइन मोड, एक एक करके करते हैं। ऑनलाइन आसबा, फिजिकल आसबा आप सबको पता है और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट तभी पढ़िएगा पहले जब आसबा का कॉन्सेप्ट पता हो, अदरवाइज ये वीडियो अब ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन आसबा, फिजिकल आसबा, आप सबको पता है। आसबा एप्लीकेशन SCSB, ये क्या लिखा है? SCSB का मतलब होता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। क्या मतलब होता है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो सर लॉमेकर कहता है आप चाहें तो बैलेंस कॉल के पैसे कैसे दे सकते हो? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के पास ऑनलाइन अप्लाई करके भी पैसा दे सकते हो। आर यू गेटिंग दैट? मतलब सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के पास, आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली सब हो गया है, सब ई-गवर्नेंस हो गया है। तो सर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्टर क्या कर सकता हूँ? इंटरनेट खोलूँगा, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की वेबसाइट पे जाऊँगा और उस वेबसाइट के थ्रू मैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को बोलूँगा कि भाई मेरी पेमेंट कर दे बैलेंस कॉल मनी की। तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक आपकी पेमेंट दैट इज़ कंपनी तक पहुँचा देगा। तो दैट इज़ ऑनलाइन होगा। दूसरा फिजिकल आसबा, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, और ऐसे कई एरिया हैं जहां पर आज की डेट में भी लाइट नहीं है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हैं तो आप इन्वेस्टर पैदल पाए जा सकता है। पैदल कहाँ जा सकता है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की ब्रांच में जा सकता है और फिजिकली वहाँ पे अपना एप्लीकेशन लगा सकता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को कि मेरे पैसे ट्रांसफ़र करवा दो। कहाँ पे? बैलेंस कॉल मनीज ट्रांसफ़र करा दो। कहाँ पर? दैट इज़ इन द कंपनी, और वो कर देगा। कौन कर देगा? दैट इज़ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो आप मुझे बताओ जल्दी से, हाँ जी, 2 पॉइंट क्या हो गए? तो सर कॉल मनी के पैसे आप इन्वेस्टर कैसे दे सकता है? 3 तरीके से। पहला, आप ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की वेबसाइट पे जाके पेमेंट करा दो, या आप फिजिकली जाएं और फिजिकली सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को अपनी एप्लीकेशन दे, पैसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक आपके बिहाफ पर कंपनी को करवाएगा। अब पैसे तो आपके अकाउंट से कटेंगे और दैट इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द SCSB। तीसरा, एडिशनल ऑनलाइन मोड। तीसरा क्या है? एडिशनल ऑनलाइन मोड थ्रू 3 in टाइप अकाउंट। इन दैट वेरी केस इंडिया में बड़े सारे ब्रोकर हैं जो आपको डीमेट अकाउंट खोल के देते हैं, लेकिन कई डीमेट अकाउंट में 3 वे अकाउंट होता है। अब ध्यान से सुनना, कई ब्रोकर आपको अकाउंट खोल के देंगे और कई ब्रोकर जो अकाउंट खोल के देंगे दैट इज, अब तो मैक्सिमम जगह हो ही गया बेसिकली, तो जो ये अकाउंट होता है 3 in टाइप अकाउंट होता है।
मतलब ब्रोकर आपको एक ऐसा अकाउंट देगा जिसके अंदर डीमैट अकाउंट होगा, जिसके डीमैट अकाउंट होगा जिसके अंदर आप अपनी सिक्योरिटी होल्ड करके रखेंगे, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट होगा जिसके थ्रू उसी अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, और प्लस बैंक अकाउंट भी होगा जिसके थ्रू आप पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो अगर आपने एक ऐसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला हुआ है जिस ब्रोकर ने आपको 3 वे अकाउंट दिया हुआ है, और 3 वे अकाउंट मतलब उसी अकाउंट के अंदर आपका डीमैट अकाउंट भी है, उसी अकाउंट के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी है, और उसी अकाउंट के अंदर आपका बैंक अकाउंट भी है, और आप सबको पता है ब्रोकर बेसिकली बैंक्स ही होते हैं। तो दैट इज समथिंग। तो डीमैट है और ट्रेडिंग अकाउंट है और बैंक, तो कैन बी दे प्रोवाइड आंसर, यस दे कैन प्रोवाइड। तो 3 इन टाइप अकाउंट का मतलब समझ में आ गया। अब मैं अनूप जैन और ये है मेरा ब्रोकर, और ब्रोकर ने मेरे को कौन सा अकाउंट दिया हुआ है, 3 वे टाइप अकाउंट। और इस 3 वे टाइप अकाउंट के अंदर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है और बैंक अकाउंट है। तो सर क्या मैं अपने इस ब्रोकर के 3 वे अकाउंट के थ्रू भी बैलेंस कॉल मनी ट्रांसफर कर सकता हूं? आंसर इज यस, आंसर ये। तो ये 3 चैनल्स हैं जो बैलेंस कॉल मनी के लिए एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म है। और क्या दिस ऑल्सो मेक बैलेंस कॉल मनी, ये पैसा रेज करने को थोड़ा सा फास्टर बना देगा, जल्दी पैसा आएगा? आंसर इज यस। एंड द एक लास्ट लाइन है, द पेमेंट पीरियड शैल बी ओपन फॉर द 15 डेज। द पेमेंट पीरियड शैल बी ओपन फॉर द 15 डेज। तो सर जो ये पेमेंट करने का प्रोसेस है आसबा के थ्रू या फिजिकल आसबा के थ्रू या वट एवर द 3 मोड्स, ये आपको 15 दिन मिलेंगे। इन 15 दिन के अंदर आपको ये यहाँ से ऐसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दैट इज समथिंग अ सर्कुलर, सेबी सर्कुलर 8 दिसंबर 2020 का सर्कुलर है। तो सर आई वुड से ये थी सारी की सारी अमेंडमेंट इन द ICDR रेगुलेशन। और आप देखें बेसिकली जो अमेंडमेंट थी वो राइट इशू के अंदर थी। होपफुली आपको वो सारी की सारी अमेंडमेंट अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आई होंगी। और आज की ICDR रेगुलेशन की अमेंडमेंट के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।